तो हेलो गाइस, वेलकम टू मस्ट केमिस्ट्री एंड दिस इज आवर पार्ट 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं आपको कंटेंट बता दूं इस पार्ट 2 का। आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स के कुछ मिसलिनियस एग्जांपल्स, ठीक है। और हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। उसके साथ साथ हम लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस, क्या है लैटिस एनर्जी, उसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, हाइड्रेशन एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बॉर्न हैवर जैसी साइकिल्स के कॉन्सेप्ट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मेक श्योर करना कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं। तो अब हम डायरेक्टली शुरू करते हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो गाइस, जब मैं आयनिक बॉन्ड बोलता हूं तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में कौन सा एग्जांपल आता है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और सबसे वेल नोन एग्जांपल है हमारे पास, वो है हमारे पास NaCl। हमारे पास कौन सा एग्जांपल आता है? हमारे पास आता है एग्जांपल NaCl। तो NaCl का जब हमारे पास एग्जांपल आता है तो हम बात करते हैं, हेडिंग डालता हूं, ठीक है, हम बात करते हैं गाइस आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। बात करेंगे अपन आयनिक बॉन्ड की। तो हमारे पास जो सबसे पहला एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड का, वो हमारे दिमाग में आता है NaCl। तो NaCl इस तरह से एग्जिस्ट करता है, Na+ और Cl-, ठीक है गाइस, इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारे पास कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गाइस, इसी को ही हम, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को ही गाइस हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं अपन? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर बॉन्ड की डेफिनेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, बट इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा प्रेजेंट होता है हमारे पास? हमारे पास इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड का ये डेफिनेशन है। अब देखिए, मेनली कॉमनली अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो आयनिक बॉन्ड मेनली हमें मिलता है, इट इज प्रेजेंट मेनली इन, इट इज प्रेजेंट मेनली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। किसमें हमें मिलता है मेनली? ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां पे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं मिलेंगे, फिर भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमें आयनिक बॉन्ड मेनली मिलता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जो मेनली बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, तो मेटल अगर आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बना दे, और नॉन मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, और मेटल हमारे पास, नॉन मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और उसी को अपन आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये मेनली हमारे पास प्रेजेंट होता है गाइस किसमें? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है गाइस। अब देखिए, हम अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, तो NaCl में एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली गाइस, अगर मैं यहां पे आप लोगों से बात करूं, तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है, जैसे ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन NH4Cl, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड है गाइस? अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से भी पूछता हूं कि अमोनियम क्लोराइड्स में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड ऑप्शन दे देता हूं मैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूं आप लोगों के लिए गाइस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है हमें पता करना है। एक दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा मैं ऑप्शन आप लोगों के लिए दे देता हूं गाइस, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, और मैं चौथा ऑप्शन दे देता हूं ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये आपके सामने ऑप्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है गाइस। तो अब होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम हमें यही डेफिनेशन हम दिमाग में लेके चलते हैं आयनिक बॉन्ड की, कि ऐसा बॉन्ड जो मेनली किस में मिलता है हमें? मेटल्स और, मेनली किस में मिलता है हमें? मेटल्स और नॉन मेटल्स में, उस बॉन्ड को अपन आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट। बट मैंने बोला मेनली, नॉट ऑलवेज। तो जैसे कि हमारे पास ये अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है ना गाइस, तो ये भी हमारे पास इस तरह से अमोनियम आयन और हमारे पास क्लोराइड आयन में एग्जिस्ट करता है, अमोनियम और क्लोराइड। तो यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आयनिक बॉन्ड तो है,
आयनिक बॉन्ड तो है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या है गाइस, आयनिक बॉन्ड है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड तो हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड तो है। तो ये तो बात क्लियर होगी कि आयनिक बॉन्ड इज देयर, ठीक है, तो ये हमने पता चल गया। अब हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। तो मैंने आपको पार्ट 1 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑफ नीट क्रैश कोर्स में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास गाइस, जो हमारे पास NH4+ है, उसका हम स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे बनाया था मैंने आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से हम अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यस, इस तरह से बताया था, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हम इसको एक और तरीके से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि NH3 है और ये H+ है, ठीक है। H+ एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो अमोनिया इसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो जब अमोनिया इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है कि अपना लोन पेयर अमोनिया ने H+ को डोनेट कर दिया। सिंस बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर बिलोंग्स टू नाइट्रोजन, तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बना, ये कैसा बॉन्ड बना दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब अगर मैं अमोनियम क्लोराइड में बात करूं तो अमोनियम क्लोराइड में हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड तो है, पहचान लिया हमने, NH4+ और Cl- है। साथ साथ में इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, क्योंकि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अमोनिया एक लुईस बेस है, H+ एक लुईस एसिड है, तो उसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के इन्वॉल्व थे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की कि क्या इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ, तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड हम बोल सकते हैं, बट ये भी हमारे पास सिंपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज मिसलिनियस एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यस, कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो प्रेजेंट। तो इसका जो हमारे पास सिंगल करेक्ट में आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब कि हम ये सोचते थे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही मिलेगा, जनरली मिलता वही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। आपको बात समझ आ गई, वेरी गुड, ठीक है गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने दो चीजें अभी डेफिनेशन डिस्कस कर ली और थोड़े से अपन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है गाइस। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, थर्ड वन, जो कि काफी बार नीट में भी पूछा जा चुका है और जेई मेंस, जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। वो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, वो है गाइस हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास गाइस कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है गाइस, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अब हम कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम बात करें, कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम बात करें, तो कैल्शियम कार्बाइड में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। कैल्शियम कार्बाइड में हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई आर प्रेजेंट, राइट। सो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए बातें, नहीं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस तरह से हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस तरह से Ca2+ और C2 इस तरह से हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड एग्जिस्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यस हम बोल सकते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड है, ठीक है गाइस, हम बोल सकते हैं। और इसमें हम बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड भी है। ये नहीं पूछा आज तक किसी ने कि कौन से टाइप के बॉन्ड हैं इसमें, ठीक है। तो आयनिक भी है और कोवलेंट भी है, हमने ये बता दिया। क्वेश्चन आया था हमारे पास कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड है, तो वो बहुत सिंपल है। देखिए सिग्मा पाई हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है पार्ट 1 में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, उसके पास जितने भी बॉन्ड हमारे पास कंपाउंड में हैं वो सारे के सारे बॉन्ड हमारे पास पाई बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा होंगे, एक सिग्मा होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, और कितने पाई होंगे हमारे पास, 2 पाई होंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आयनिक बॉन्ड का ही पार्ट है जो अपने को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो अमोनियम क्लोराइड बता दिया आपको, फिर मैंने आपको बता दिया कैल्शियम क्लोराइड। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं तो काफी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, काफी बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल है और काफी लोगों को ये चीज पता नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग has complete octet,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीट ऑक्टेट, इसमें से किन किन मॉलिक्यूल, आपने बताना है कि कुछ ऑप्शंस दूंगा और आपने ये बताना है कि किस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब किस मॉलिक्यूल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया AlF3, ठीक है गाइस। सेकंड ऑप्शन मैंने लिख दिया AlCl3, ठीक है गाइस। थर्ड ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे BF3, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन मैंने गाइस, जैसे मैंने फोर्थ ऑप्शन लिख दिया, चलो मान लो मैंने लिख दिया नन ऑफ दीज, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में कुछ और भी बना सकता था पर चलो नन ऑफ दीज बना दिया, ठीक है गाइस, ठीक है। और चलो ऐसे लिख देते हैं, फोर्थ ऑप्शन में हम लिख देते हैं NO2, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है गाइस। NO2 हमें बताना है कि किसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। तो अब बच्चे कैसे सोचते हैं, आप लोग कैसे सोचते हो, मेनली आप लोग इस तरह से सोचते हो कि यार एल्यूमिनियम है, हैलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन है तो वो 3 एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सिमिलरली AlCl3 का आप सोचते हो कि AlCl3 3 बॉन्ड बनाता है तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। BF3 तो ऑब्वियसली काफ़ी फेमस लुईस एसिड है, AlCl3 भी काफ़ी फेमस लुईस एसिड है, जैसे कि हम इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो आपको लगेगा कि NO2 का भी अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो NO2 का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया था कि इसके ऑक्टेट में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, हमारे पास NO2। तो अब फिर आप लोग बोलोगे कि यार कैसे अपन करें, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग सोच रहे हो कि AlF3 एक कोवलेंट कंपाउंड है, आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो AlF3 को एज अ कोवलेंट कंपाउंड, बट गाइस AlF3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, AlF3 इज ऑलवेज आयनिक। AlF3 इज ऑलवेज आयनिक, चाहे आप इसको पानी में डालो, चाहे आप इसको अनहाइड्रस निकालो, ओके, आपको AlF3 हमेशा ही आयनिक फॉर्म में मिलेगा। अगर आयनिक फॉर्म में मिल रहा है इसका मतलब ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है Al3 प्लस F माइनस 3F- लिख सकता हूं मैं ऐसे, ठीक है। अब Al3 में कितना ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट है 2,8, कंप्लीट है ऑक्टेट Al3 का, इनर्ट गैस की तरह बिहेव कर रहा है। F- का ऑक्टेट क्या होगा 2,8,8, बात समझ, सॉरी 2,8 ओनली फॉर F- 2,8, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देखिए यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जो आपने सोचा था कि आंसर नहीं हो सकता है वही हमारे पास ये आंसर है। तो AlF3 हमारे पास हमेशा क्या होता है, आयनिक। AlF3 हमारे पास हमेशा क्या होता है गाइस, AlF3 हमेशा हमारे पास होता है, AlF3 हमारे पास हमेशा होता है आयनिक, ठीक है। और AlCl3 हमारे पास अगर अनहाइड्रस AlCl3 है या AlCl3 के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो फिर वो हमारे पास होगा कोवलेंट। तो AlCl3 क्या लिख दिया गाइस हमने, AlCl3 लिख दिया हमने कोवलेंट, ठीक है। एक पॉइंट आप और याद रख सकते हो यहाँ पे कि AlF3 ऑलवेज आयनिक, हमारे पास हमेशा AlF3 आयनिक होगा, ऑलवेज आयनिक। और अगर मैं बात करूं AlCl3 की, AlX3 की, जैसे यहाँ पे X मैंने लिख दिया गाइस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी अनहाइड्रस की, अनहाइड्रस मीन्स आपने पानी में नहीं डाला है, तो गाइस ये हमेशा कोवलेंट होंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास गाइस, कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको बता दूं हाइड्रेटेड, ओके, मैंने इनको बता दिया पानी में, ठीक है, पानी में डाल दिया, तो पानी में गाइस ये बन जाते हैं मेरे पास आयनिक। क्या बन जाते हैं मेरे पास, आयनिक। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को गाइस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली गाइस अगर मैं बात करूं HCl गैस की, तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, अगर ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये कोवलेंट है। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे HCl एक्वस, अगर पानी में डाल दोगे फिर ये आयंस में टूटता है और हमारे पास बन जाता है आयनिक कंपाउंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे एक इस तरह का बेसिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो। आपको बात समझ आ गई, ठीक है। हर चीज मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट लेके। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन हमने आयनिक बॉन्ड पे, हमने 4 क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड पे क्या कर लिए गाइस, हमने 4 क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड की हमने क्या समझी थी, आयनिक बॉन्ड की हमने समझी थी डेफिनेशन। क्या समझी थी हमने, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन समझी थी, ठीक है गाइस। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन तो हमने समझ ली, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड का नेचर है ना, आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कैसा नेचर होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड का, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर,
नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब नॉन डायरेक्शनल क्या है उसकी चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी आयनिक बॉन्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इट इज, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है डायरेक्शनल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड आपको पता होगा कि ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, तो एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में अगर बॉन्ड्स, अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो हमें कोवलेंट बॉन्ड मिलता है, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन आयनिक बॉन्ड में कुछ ऐसा फंडा नहीं है, तो दैट इज व्हाई आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि अगर आपने सॉलिड स्टेट का मेरा वन शॉट का रिवीजन देखा होगा तो हमने बताया था कि NaCl, ठीक है, आपको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करता हूँ, NaCl सॉलिड जिसको अपन रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक 6:6 टाइप का क्रिस्टल है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक सॉलिड है, 6:6 टाइप का क्रिस्टल है। मतलब एक Na+ को कितने Cl- ने सराउंड करके रखा होता है, ठीक है, आपको याद होगा एक Na+ को हमारे पास 3, 2, 5, हमारे पास 6 Cl- ने सराउंड करके रखा होता है। तो देखो ये बॉन्ड इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, ये बॉन्ड इस तरफ भी है, 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 तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है वो है नॉन डायरेक्शनल। ये मतलब हुआ इसका नॉन डायरेक्शनल नेचर का, ठीक है। दिमाग में रख के चलना है आपको कि आयनिक बॉन्ड भी हमारे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड भी हमारे पास नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, ठीक है गाइस, ओके। अब देखिए हमारे पास एक और मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट बात बता दूं, नॉन डायरेक्शनल नेचर मैंने आपको इसका बता दिया आयनिक बॉन्ड का। अब होता क्या है कि इसके नॉन डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से, इसके नॉन डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो होना चाहिए डायरेक्शनल, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं तो जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आयनिक कंपाउंड्स ये सारी चीजें हमारे पास शो नहीं करते हैं, ये हमारे पास शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म in ionic compounds, okay, stereoisomerism in ionic compounds is not possible. Stereoisomerism in ionic compounds is not possible. हमारे पास स्टीरियोआइसोमेरिज्म आयनिक कंपाउंड्स में पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ आ गई, हमारे पास स्टीरियोआइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है गाइस, वंडरफुल, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि हम गाइस, हम यहां पे हमारे पास जो एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, ओके, आयनिक कंपाउंड cannot exist as ionic compound cannot exist as discrete molecule। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक NaCl का मॉलिक्यूल अगर आप बोलोगे तो वो रेलेवेंट नहीं है। NaCl अभी भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है ना, NaCl की बात नहीं कर रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड, NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड हमारे पास कभी भी डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं मिलेगा, हमें कभी भी डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम कभी भी उनका मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलते हैं, हम मेनली जो करेक्ट टर्म है वो है फॉर्मूला वेट, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स कभी भी किसी एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कंपाउंड्स डिस्क्रीट नहीं एग्जिस्ट करते हैं, राइट, ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है गाइस। तो ये बातें मैंने आपके साथ आयनिक कंपाउंड्स की कर ली, और थोड़ी सी बातें आपको पता होंगी कि आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में या फिर उनकी मॉल्टन स्टेट में। अगर आप इनको सॉलिड स्टेट में रखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास कोई फ्री आयंस नहीं होते। तो वो सारी बेसिक्स बातें हैं, वो आई होप आप लोगों को ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखिए आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा कि आपको अच्छी चीजें भी सीखने को मिल रही होंगी आयनिक बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। तो ये बातें आप लोगों को गाइस, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास आयनिक बॉन्ड का ज्ञान। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि आयनिक बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन टू मेटल वो होना चाहिए ग्रेटर देन 2, ठीक है। एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है बट आप याद रख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 2, देन बॉन्ड इज
देन बॉन्ड इज आयनिक। तब हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा गाइस? हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास बॉन्ड बनेगा गाइस आयनिक बॉन्ड। बस ये बातें ठीक है, समझ आ गया आपको? आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब हमने समझ लिया बेसिक्स क्या था आयनिक बॉन्ड का, हमें पता लग गया। अब हम किस पे बात करेंगे? अब हम इसके बाद बात करेंगे गाइस कि इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फेवरेबल कंडीशंस की। किसकी बात करेंगे गाइस? हम बात करेंगे फेवरेबल कंडीशंस की। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पे फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? तो क्या क्या पता होना चाहिए हमें फेवरेबल कंडीशंस के लिए? आपको पता है जनरली हमें मिलता है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो अगर मेटल को आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना पड़ेगा ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो। और आप चाहते हो कि आप आयनिक बॉन्ड बनाएं तो आप चाहते हो कि मेटल जल्दी से आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। और अगर आप चाहते हो कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए? तो आप सिंपली बोलोगे कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन है हमारे पास लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स। ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, बिकॉज अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आपकी मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगी। ठीक है गाइस, दूसरा बात है हमारे पास कि अब हमारे पास एनायन बनना भी ज़रूरी है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो हम चाहते हैं कि नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन इजीली ले ले। ठीक है, और ये किस बात पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजी लेगी या नहीं लेगी? वो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं अपन उसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब आप किसी एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उस टाइम जो भी एनर्जी का चेंज आता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए, हाईली नेगेटिव आए, तो ऐसे एलिमेंट्स की और ऐसी नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप लोग जानते हो हैलोजेंस के बारे में। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियोडिक टेबल इज फॉर क्लोरीन। ठीक है, इसका मतलब अगर क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्लोरीन विलिंगली उसको एक्सेप्ट करेगा और काफी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो वो होती है क्लोरीन। ठीक है, तो अब लो आयनाइजेशन एनर्जी तो समझ आई। अब हम चाहते हैं कि मेटल उसको, नॉन मेटल उसको इजीली एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके लिए जो मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाई होनी चाहिए। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। और सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये फेवरेबल फैक्टर्स हैं, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल्स, ये भी हमें समझ आ गया। ठीक है, बातें करेंगे अपन आयनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जब मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। ठीक है गाइस, तो दो बातें हमें समझ आ गई। अब हमें समझनी है तीसरी बात। तो तीसरी बात क्या है हमारे पास? ये दो फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिए। अब तीसरी बात क्या है गाइस हमारे पास? तो तीसरी बात है हमारे पास हाई लैटिस एनर्जी। यहीं से ही मैं लैटिस एनर्जी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाई लैटिस एनर्जी, तीसरी बात होती है हमारे पास हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, हमारे पास जब आयनिक बॉन्ड बने या आयनिक बॉन्ड बने, यस, तो हमारे पास लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई होगी लैटिस एनर्जी की वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास हमारा आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब हम, आप लोग देखिए, ये एक रिवीजन कोर्स है तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा कि लैटिस एनर्जी क्या है, फिर भी मैं आपको क्विकली रिकैप कराऊंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज ये है जीरो टू हीरो जर्नी, राइट गाइस। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हमने फेवरेबल कंडीशंस की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस कि लैटिस एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। लैटिस एनर्जी, ठीक है, तो सिंपल शब्दों में समझते हैं अपन लैटिस एनर्जी क्या है। ठीक है, तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये एक्सप्रेशन। देखो, ये एक मेटल है, मेटल आयन है इन गैसियस फॉर्म, और ये है नॉन मेटल आयन इन गैसियस फॉर्म, और ये कंबाइन करके हमें दे रहे हैं mx सॉलिड। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा, इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज होगा, उसी को ही अपन बोलते हैं गाइस लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन इसको? लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो देखो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं लैटिस एनर्जी। तो मैं लैटिस एनर्जी इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ चीज बन रही है, तो जब भी कुछ चीज बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ये कितना बन रहा है हमारे पास, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, इसको मैं आयनिक क्रिस्टल बोल रहा हूँ, when 1 mole of ionic crystal formed,
when 1 mole of ionic crystal formed from its constituent gaseous ions, from its constituent gaseous ions. So amount of energy released when 1 mole of ionic crystal formed from its constituent gaseous ions, तो उस एनर्जी को गाइस हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो एक ये डेफिनेशन है। और लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि ये हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है। अब आयनिक क्रिस्टल को उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को अगर आपको उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन में तोड़ना है ना, गैसियस आयंस में तोड़ना है, तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगा, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका नेगेटिव साइन भी लिख सकता हूँ, माइनस लैटिस एनर्जी। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आएगा, वो आएगा प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे क्या मतलब है, तो मतलब क्या है लैटिस एनर्जी का, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इनटू गैसियस आयंस। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेगा, सिर्फ साइन में ही डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा कि कितना हमारे पास एनर्जी रिलीज हुआ जब 1 मोल क्रिस्टल बना, तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों लैटिस एनर्जी। ठीक है गाइस, तो आपको लैटिस एनर्जी का पता लग गया। अब आप सोचिए कि आप चाहते हो कि ये मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करके, आपको पता है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब आप फेवरेबल कंडीशन डिस्कस कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये जो बनने वाला आयनिक बॉन्ड है, ये जो बनने वाला आयनिक बॉन्ड है, ये एक स्टेबल बॉन्ड बने, एक अच्छा बॉन्ड बने। तो कब अच्छा बनेगा, जब यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो फिर हमारे पास ये जो कंपाउंड बनेगा ये स्टेबल बनेगा। और अगर स्टेबल बनेगा, इसका मतलब इसका आयनिक बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के लिए हाई लैटिस एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। सिमिलरली गाइस, अगर मैं नॉन मेटल्स, अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, तो अगर आपको आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हो और आपको ज़्यादा लैटिस एनर्जी देनी पड़ रही है, ज़्यादा लैटिस एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है यहाँ पे हमारे पास, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर लिखा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो थर्ड फैक्टर लिखा, वो गाइज मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है गाइज, तो ये भी आपको फैक्टर समझ आ गया होगा। तो इसको बोलते हैं अपन लैटिस एनर्जी। So definition I'm not writing, I hope you remember, you already know the definition, that the amount of energy released when 1 mole of ionic crystal formed from its constituent gaseous ions, or amount of energy required to break 1 mole of ionic crystal into its gaseous ions, उनको अपन बोलते हैं, उस एंथैल्पी चेंज को अपन बोलते हैं गाइस लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। अब देखिए हम बात करेंगे फैक्टर्स की, कि किन किन फैक्टर्स पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, कि किन किन फैक्टर्स पे हमारे पास जो है अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, कि किन किन फैक्टर्स पे हमारे पास लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। तो कभी कभी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कंपेयर करिए लैटिस एनर्जी को। ठीक है, अदरवाइज लैटिस एनर्जी से हम काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लैटिस एनर्जी का एक अच्छा खासा रोल है। सिमिलरली थर्मल स्टेबिलिटी में भी लैटिस एनर्जी का एक अच्छा खासा रोल है, वो भी अपन देखेंगे बाद में। ठीक है गाइस, तो अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं। तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन। प्रोडक्ट है कि कैटायन पे क्या चार्ज है, एनायन पे क्या चार्ज है, उनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन माइनस रेडियस ऑफ एनायन। तो ये है हमारे पास लैटिस एनर्जी का निचोड़। ठीक है, इन चीज़ों पे लैटिस एनर्जी हमारे पास डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे और इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, कैटायन का डिस्टेंस प्लस एनायन का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये है मेरे पास लैटिस एनर्जी का फंडा। सो गाइस, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लैटिस एनर्जी पे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, हमारे पास 10 क्वेश्चन मैं लैटिस एनर्जी पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट लैटिस एनर्जी का बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। जैसे मेरे पास है LIF, LICL और मेरे पास है LIBr और मेरे पास है LII। ठीक है, हमने इनका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर करना है, हमने इन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो देखिए आप देखिए किस तरह से सोचिए, आप इस तरह से सोचिए कि देखिए प्लस माइनस चार्ज तो सब में सेम है। ठीक है ना, चार्ज सब में सेम है। तो अब हमें क्या सोचना है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो हैलोजन्स में जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो हमारे पास साइज बढ़ता है, तो आयोडीन का साइज मैक्सिमम है यहाँ पे, तो अगर साइज मैक्सिमम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक है, और फ्लोरीन का साइज लीस्ट है तो लैटिस एनर्जी मैक्सिमम। तो ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का, अगर मैं हमारे पास किसकी बात करूँ, लैटिस एनर्जी की बात करूँ। ठीक है, जैसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरे पास, जैसे मेरे पास है KF, मेरे पास है CaF2 और मेरे पास है KBr। ठीक है, तो सपोज करिए हम इनका लैटिस एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फर्स्ट प्लस माइनस
और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास +2 और माइनस, है ना, बोल सकता हूँ ना मैं, यहाँ पे कैल्शियम पे +2 होगा, फ्लोरीन पे -1 होगा, टोटल -2 होगा बट एक फ्लोरीन पे -1, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो आप देखिए कि प्रोडक्ट चार्ज का कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये जो प्रोडक्ट का चार्ज है हमारे पास, है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ये जो Q1 इंटू Q2 है, ये हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ना। क्या होता है हमारे पास, ये डोमिनेटिंग फैक्टर मीन्स अगर सबसे पहले तो अपन चार्ज चेक करते हैं, अगर वो चार्ज में जीत गया मॉलिक्यूल तो फिर उसकी लैटिस एनर्जी हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे सब में 1 आ रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। आप मॉड चेक कर सकते हो इसका, ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो फिर हमारे पास CaF2 का लैटिस एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अब हमें KF और KBr में चेक करना है, तो चार्ज तो सेम है, फिर अपन साइज का फंडा लगा देंगे। F- साइज कम है तो फिर इसकी लैटिस एनर्जी हमारे पास KBr से ज़्यादा होगी, तो फिर ये हमारे पास आ गया KF और ये आ गया हमारे पास KBr। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड एग्जांपल, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ थर्ड एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। तो थर्ड एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया MgO और MgS, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड, इसका डिस्कस करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे, +2 -2 +2 -2, चार्ज सेम है तो चार्ज से कंपेयर नहीं कर सकते, हमें आना पड़ेगा साइज पे। तो साइज पे ऑक्सीजन यहाँ है, सल्फर यहाँ है, सल्फर का साइज ज़्यादा होता है, डॉन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो फिर MgO का हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो आ जाएगा ज़्यादा, ठीक है गाइस। कुछ और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने ले लिया सिंपल सा एग्जांपल है NaF ले लिया, फिर मैंने ले लिया गाइस मेरे पास है NaF है, ठीक है, मेरे पास है NaCl है, मेरे पास है NaBr, मेरे पास है NaI। हमें इसका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर डिस्कस करना है, तो आइए करते हैं अपन। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये प्लस माइनस, प्रोडक्ट सेम है, प्लस माइनस, सो प्रोडक्ट इज सेम गाइस, राइट। सो फिर क्या करेंगे अपन, साइज F- का साइज सबसे कम तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो ये हो गया हमारे पास हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे को डायरेक्टली बताना है कि इसका क्या ऑर्डर आएगा, ठीक है गाइस। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिफ्थ एग्जांपल लिखा, तो मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, तो आप ऐसा करिए कि आप सॉल्व करना इसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप सॉल्व करिए इसको। लिख दिया BaO सीजियम ऑक्साइड, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे MgO और CaO, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया गाइस FeO और Fe2O3, इसमें कंपेयर करिए आप। सेवन्थ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस KF CaO SCN, इसमें आप मेरे को लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताइए, गाइस, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे LIF लिख दिया, MgO लिख दिया मैंने, ठीक है गाइस। फिर मैंने लिख दिया KBr, आप इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताइए, ठीक है। नाइन्थ वन मैं लिख रहा हूँ गाइस LIF KBr और MgO, ठीक है गाइस, इसमें आप बताइए। और उसके बाद हम ठीक है, नहीं इसमें ही आपने ऑर्डर बताना है मेरे को कि किसमें करेक्ट ऑर्डर है। एक और क्वेश्चन अपन लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट लिख दिया मैंने। फिर मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और मैंने लिख दिया गाइस कैल्शियम सल्फेट। आपको इसका ऑर्डर कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास हमने 9 क्वेश्चन है हमारे पास। अब आपने इनमें मेरे को करेक्ट लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे अपन करेंगे। पहले तो आप चार्ज देखिए, +2 +1 -2, ठीक है, +2 -2 +2 -2, चार सबको निकालने आता है। तो इसका तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट -2 आ रहा है, यहाँ पे 4 4 4 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे चार्ज का प्रोडक्ट सेम है, फिर हमें साइज से कंपेयर करना पड़ेगा। बेरियम का साइज सबसे ज़्यादा है, ना, ठीक है। अल्कलाइन मेटल्स हैं, मैग्नीशियम का सबसे कम है, तो मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा आएगा लैटिस एनर्जी, फिर CaO का आएगा, फिर मेरे पास आएगा बेरियम ऑक्साइड का, और फिर लास्ट में मेरे पास आ जाएगा सीजियम ऑक्साइड का, ठीक है। क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, हमारे पास गाइस हमारे पास जो है वो हमारे पास इसमें चार्ज का प्रोडक्ट सबसे
कम है। ठीक है गाइस, तो ये भी अपने से हो गया। अब इस क्वेश्चन में अपने को लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है, तो आप पहले चार्ज देखिए, यहाँ पे +2 -2, यहाँ पे आएगा +3 -2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है तो डायरेक्टली आंसर आ गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे है +2 -2, यहाँ पे है नाइट्रोजन पे होता है -3, स्कैंडियम पे होता है +3, राइट, स्कैंडियम SCN, ओके ना, ठीक है, स्कैंडियम नाइट्राइड। तो हमारे पास आप देखिए किसमें ज़्यादा प्रोडक्ट है उसी का लैटिस एनर्जी ज़्यादा। यहाँ आप देख लीजिए +- +2 -2 +1 -1, तो फिर MgO का तो ज़्यादा होगा। अब मेरे को डिस्कस करना है किसमें, मेरे को डिस्कस करना है KBr में और मेरे को डिस्कस करना है LiF में। चार्ज सेम है, अब साइज से कंपेयर करो तो इसमें लिथियम का साइज छोटा है, फ्लोरीन का भी छोटा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास R+ और R- का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कम आएगा, तो फिर MgO के बाद आएगा LiF और KBr में वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो फिर KBr लीस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, ये सल्फेट्स है हमारे पास, तो इस पे चार्ज +2, इस पे -2, इस पे +2, इस पे -2, इस पे +2, इस पे -2, चार्ज सेम है, तो फिर हमें साइज से कंपेयर करना पड़ेगा। बेरियम स्ट्रॉन्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है, तो हमारे पास बेरियम का साइज मैक्सिमम है, तो फिर हमारे पास बेरियम सल्फेट लीस्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, और इन सब में कैल्शियम का साइज सबसे ज़्यादा छोटा है, सबसे छोटा है, तो कैल्शियम सल्फेट हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास लैटिस एनर्जी पे बनते हैं, तो हमें इस लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस को इस तरह से, हमें लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस को गाइस इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और भी हमारे पास लैटिस एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये एक मिसलिनियस सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो मैं अब वो आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे 10th नंबर पे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि हम लिथियम का रिएक्शंस करा रहे हैं, लाइक मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट्स कैसे करने की, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम लिथियम का रिएक्शन डाल रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे पोटाशियम भी डाल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, पोटाशियम का, तो आपने बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं KCl, KBr, KI, तो हमें चाहिए स्टेबल प्रोडक्ट, मतलब हमें स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड बने। कैसा बॉन्ड बने गाइस, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड बनने के लिए किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो अब कहाँ पे लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, देखो ये K+ है, तो जब ये Cl- से करेगा तो Cl का साइज छोटा है, तो फिर जब KCl बनेगा तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आयनिक बॉन्ड होगा इसमें, तो फिर मेरे पास KCl प्रोडक्ट में बनेगा, और ब्रोमीन और आयोडीन कंबाइन करके इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी इस लॉजिक पे आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, तो ये बात होगी हमारे पास किसकी, ये बात होगी हमारे पास लैटिस एनर्जी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस हाइड्रेशन एनर्जी की। सो गाइस आफ्टर लैटिस एनर्जी अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक जानना है कि हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है हमारे पास एनर्जी रिलीज। ठीक है, क्या होती है एनर्जी रिलीज। लैटिस एनर्जी हमारे पास एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज। ठीक है, क्या होती है हमारे पास गाइस, एनर्जी रिलीज्ड। ओके, एनर्जी रिलीज्ड, कैसी एनर्जी होती है हमारे पास, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस अंडरगो हाइड्रेशन। ठीक है, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous ions, when 1 mole of gaseous ions undergo hydration. ओके, तो ये होती है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी, जब 1 मोल हमारे पास गैसियस आयंस का हाइड्रेशन होती है, 1 मोल गैसियस आयंस की हाइड्रेशन होती है, तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि समझते हैं हमारे पास एग्जांपल होता है NaCl। ठीक है, जैसे आप NaCl को पानी में डालोगे तो ये है हमारे पास NaCl Na+, और ये है मेरे पास Cl-। तो होगा क्या कि वाटर एक डाइपोल है, तो वाटर का नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, सिमिलरली नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, और नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड, ये हमारे पास सोडियम Na+ को सराउंड कर लेगा। ठीक है, और Cl- को भी हमारे पास
वाटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास Cl माइनस को सराउंड कर लेगा। तो कुछ इंटरेक्शन सा सेटअप हो रहा है, चाहे वीक इंटरेक्शन है, जैसा मर्जी इंटरेक्शन है, एक इंटरेक्शन सेटअप हो रहा है हमारे पास। तो इंटरेक्शन के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब आपने 1 मोल गैसियस आयंस का हाइड्रेशन किया, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी में सबसे काम की बात क्या है, सबसे काम की बात ये है हमारे पास गाइस की हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, ठीक है। जितना ज़्यादा किसी आयन का साइज होगा उतनी ही उसकी हाइड्रेशन कम होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हाइड्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी होगी, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास हाइड्रेशन का, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे सिंपल आपसे ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं इसको रिलेट करूँगा। जैसे मैंने Li प्लस एक्वस लिखा, मतलब पानी में है, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे Na प्लस एक्वस, ठीक है गाइस। मैंने लिख दिया यहाँ पे K प्लस एक्वस, मैंने लिख दिया यहाँ पे Rb प्लस एक्वस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस सीजियम प्लस एक्वस। ये मैंने कुछ आयंस लिखे आपके पास, ठीक है, आयंस लिखे। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करना है, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी कि क्या रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि किसका साइज छोटा है, लिथियम प्लस का साइज छोटा है, तो इसका जो हाइड्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस छोटा साइज होने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक ज़्यादा डीलोकलाइज्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो हमारे पास छोटा साइज होगा, उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अगर तो ये एबिलिटी ऑफ हाइड्रेशन आ गया, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन आ गया। अगर इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो फिर ये ज़्यादा एनर्जी हमारे पास रिलीज करेगा। तो दैट इज़ वाई Li प्लस का हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, Li प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तो हाइड्रेशन एनर्जी की मैंने बात कर ली। अब देखो इसको कैसे रिलेट और किस तरीके से रिलेट करते हैं। सब कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आप बताओ हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर, किसका ऑर्डर गाइस, हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है। अब हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब क्या है कि जैसे आपने Li प्लस को पानी में डाला तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल का इसको सराउंड कर लेंगे, मान लो इस तरह से, ठीक है। तो उसके Li प्लस के न्यूक्लियस से जितना वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है उसका डिस्टेंस बोलते हैं अपन हाइड्रेटेड रेडियाई। तो अब देखो आपसे अगर रेडियाई का ऑर्डर पूछूंगा तो कुछ लोग ये बोल देंगे कि सीजियम प्लस का रेडियस ज़्यादा होगा। हाँ आप सही बोल रहे हो, अगर आप आयनिक रेडियस की बात कर रहे हो तो ठीक है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रेटेड रेडियाई की। तो लिथियम प्लस सिंस इट्स अ स्मॉल आयन सो इट्स हाइड्रेशन विल बी मैक्सिमम, सिंस इट्स हाइड्रेशन विल बी मैक्सिमम इट्स हाइड्रेटेड रेडियाई विल कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। तो अगर मैं हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करूंगा तो लिथियम प्लस की हाइड्रेटेड रेडियाई हमारे पास मैक्सिमम होगी, ठीक है। लिथियम प्लस की हाइड्रेटेड रेडियाई हमारे पास मैक्सिमम होगी गाइस, ठीक है। लिथियम प्लस की हमारे पास हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगी, लिथियम प्लस की हाइड्रेटेड रेडियाई हमारे पास मैक्सिमम होगी। ये भी बात अपने को समझ आ गई। अब देखो ये आ गई समझ। अब इसी क्वेश्चन को, वो हाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट को ही हमारे साथ हमारे पास वो आयनिक कंडक्टेंस से भी रिलेट करते हैं। आयनिक कंडक्टेंस किससे गाइस, आयनिक कंडक्टेंस। और कभी कभी सिंपली कंडक्टेंस लिखा होता है, क्या लिखा होता है, कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस हमारे पास किसकी वजह से आता है, कंडक्टेंस हमारे पास सोल्यूशन का आता है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, डाइल्यूशन पे, और साथ साथ में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मूवमेंट कितनी है आयंस की। जो हल्का आयन होगा और जिसका हाइड्रेशन कम होगा वो आयंस हमारे पास फ्रीली मूव कर सकता है सोल्यूशन में, तो उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उसका आयनिक कंडक्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आयनिक कंडक्टेंस हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास लिथियम प्लस एक हैविली हाइड्रेटेड आयन है, तो हाँ इसमें काफ़ी वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ चिपक गए होंगे। तो चिपकने की वजह से जो लिथियम प्लस का मूवमेंट है ना वाटर में, जो सोल्यूशन में मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, और मूवमेंट कम होने की वजह से गाइस इसका जो हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस आएगा वो आएगा लीस्ट, ठीक है। तो अगर आयनिक कंडक्टेंस पूछे तो आपने घबराना नहीं है, आप इस तरह से आयनिक कंडक्टेंस का भी ऑर्डर आप इजीली बता सकते हो। हमारे पास सीजियम प्लस का आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ बीइंग अ लाइटर आयन
its movement will be more, so its conductance will be more. ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे समझ लिया हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि जब हम एक मोल गैसियस आयंस जब वाटर से इंटरेक्ट करते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। और हाइड्रेशन एंथैल्पी, एनर्जी और एंथैल्पी इज द सेम टर्म, राइट। और हम कैसे पता करेंगे कि किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, किसका हाइड्रेशन कम होगा। हाइड्रेशन हमने आइडिया ले लिया, हाइड्रेशन का मतलब है इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल, तो किसका हाइड्रेशन कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, ये हमें किस तरह से पता चलता है, ये हमें पता चलता है उसके साइज से। अगर साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन कम होगा, अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा हाइड्रेशन होगा गाइस, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होगी रिलीज, तो ज़्यादा हाइड्रेशन होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले या आपसे पूछ ले हाइड्रेटेड रेडियाई, तो मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हाइड्रेटेड रेडियाई इज नॉट सेम एज दैट ऑफ आयनिक रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब उसके एटम जो आयन जिसका गैसियस आयन जिसका हम हाइड्रेशन कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियस से जो आउटर हमारे पास वाटर का लेयर है जहाँ पे वाटर आयंस प्रेजेंट हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, वो डिस्टेंस, तो जितना ज़्यादा छोटा हमारे पास आयन होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उसका हाइड्रेटेड रेडियाई उतना ही ज़्यादा होगा। फिर हमने देखा आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, तो मैंने आयनिक कंडक्टेंस के बारे में आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई हैवी मॉलिक्यूल है तो फिर उसका मूवमेंट कम होगा, और उसका मूवमेंट कम होने की वजह से हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस कम होगा। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमने कर ली हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। अब हम एक कॉन्सेप्ट बात डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कैसे अपन डिसाइड करते हैं, वो हम शायद एस ब्लॉक में देखें, या हो सकता है हम केमिकल बॉन्डिंग में भी कर सकते हैं आने वाले सीरीज आने वाले पार्ट्स में, राइट। बट अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कोई आयनिक कंपाउंड अगर आपको सॉल्युबल होना है, किसी आयनिक कंपाउंड अगर कोई आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है, तो बेसिकली उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या रिलेशन है हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी में। ठीक है, तो शायद आप लोगों को पता भी होगा, बट एक बार आप जल्दी से देख लो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, राइट। तो हमें क्या पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड। तो जैसे मान लो कि हमारे पास गाइस कोई एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, मान लो हमारे पास है MX, मान लो MX सॉलिड, ठीक है। तो अब हमने उसको वाटर में डाला तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं अपन M प्लस एक्वस, मतलब वो पानी में सॉल्युबल है, X माइनस एक्वस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस प्रोसेस के दौरान जो भी हमारे पास एनर्जी चेंज आएगा उसको अपन बोलते हैं गाइस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि आपने इस मॉलिक्यूल को दी होगी लैटिस एनर्जी। ओके, व्हाट इज लैटिस एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इनटू इट गैसियस आयंस। ठीक है, तो हमने इसको पहले गैसियस आयंस में कन्वर्ट किया होगा, तो जिसके लिए हमने दी होगी लैटिस एनर्जी। अब इसको हम 1 मोल गैसियस आयंस का हाइड्रेशन करेंगे, वाटर से इंटरेक्शन करेंगे, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी वो रिलीज होगी मेरे पास हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है गाइस, तो अगर आप हेस लॉ समझते हो, हेस लॉ हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा होता है हेस लॉ। तो एंथैल्पी एक पाथ फंक्शन एक स्टेट फंक्शन है, तो चाहे आप एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करो या मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करो, एंथैल्पी चेंज बराबर रहता है। तो इसका मैंने लिखा डेल्टा एच सोल्यूशन, तो डेल्टा एच सोल्यूशन इक्वल होना चाहिए लैटिस एनर्जी पे प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है गाइस, तो ये आती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से अपन निकालते हैं। अब देखो मेनली क्या होता है हमारे पास कोई सब्सटेंस आप डाल रहे हो और वो सॉल्युबल है, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है गाइस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और आपको पता है स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हम डेल्टा जी फंक्शन चेक करते हैं। तो डेल्टा जी होता है हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो आपको बताऊं कि जब आप एम एक्स सॉलिड को एम एक्स प्लस एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हो तो एंट्रोपी में कुछ खासा चेंज नहीं आता है, तो एंट्रोपी चेंज मैंने इक्वल टू 0 मान लिया। ठीक है, तो डेल्टा जी ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस डेल्टा एच। किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा एच पे। तो आपको पता है स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है, पॉजिटिव होगा तो फिर हमारे पास आ जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस, 0 होगा तो फिर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अगर आप स्पॉन्टेनियस चाहते हो, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद कोई रिएक्शन हो, तो डेल्टा जी का वहाँ पे नेगेटिव होना जरूरी है। तो नेगेटिव होने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच
जो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज आ रहा है, जिसको हमने एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बोला, कि आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको अपन ने एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बोला। तो ये एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ओके फॉर सॉल्युबिलिटी, है ना, आप स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो मैं लिख सकता हूँ कि फॉर सॉल्युबिलिटी डेल्टा एच सोल्यूशन मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा एच सोल्यूशन मस्ट बी नेगेटिव हम बोल सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास जो डेल्टा एच सोल्यूशन है गाइस, डेल्टा एच सोल्यूशन वो किसके बराबर है, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी, इसके बराबर है। अब आप चाहते हो इसकी वैल्यू नेगेटिव, देखिए लैटिस एनर्जी आपने क्रिस्टल को तोड़ा तो ये तो पॉजिटिव होगा, हाइड्रेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था कि रिलीज एनर्जी, तो ये होगा नेगेटिव। तो अगर आप इस वैल्यू को नेगेटिव चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए किसके गाइस, लैटिस एनर्जी के। ठीक है गाइस, आपको बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसका हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमारे पास उसके लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। आपको समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। अब सॉल्युबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। एस ब्लॉक के हमारे पास सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, उसको अपन एस ब्लॉक में देखेंगे या फिर हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग में भी देख लें। ठीक है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दिस ओनली। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है इस पार्ट में वो बचता है हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल। तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है पर हम उसको केमिकल बॉन्डिंग में ही देख रहे हैं। अब बात करते हैं गाइस हम बॉर्न हैबर साइकिल की। तो बॉर्न हैबर साइकिल मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ करना है NaCl की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना, तो आपको पता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। अब मैं डिफाइन करता हूं, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है नेचुरल अकरिंग स्टेट। जैसे अगर मैं ब्रोमीन की बात करूंगा तो वो लिक्विड आ जाएगा, आयोडीन की बात करूंगा तो वो सॉलिड आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड स्टेट सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट इज नेचुरल अकरिंग स्टेट। तो कितना एनर्जी रिलीज होता है एक मोल बनने के लिए उसको बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम बॉर्न हैबर साइकिल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास तरीके होते हैं तो हम देखते हैं। ठीक है, तो कैसे अपन डेल्टा H नॉट F का रिलेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, सबको आना चाहिए। ठीक है, देखो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको देंगे सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब आप समझते हो, इसको आप बना दो गैस। ठीक है, अब आप इसको दे दो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस आइटम। तो हमें इसको गैस बनाना जरूरी है, आप इसको दे दो आयनाइजेशन एनर्जी, आप बना दो Na प्लस गैस, बन गया। ठीक है, अब आप चलो Cl2 पे। Cl2 के साथ भी अपने को सेम कहानी करनी है, पहले हमें आइटम बनाना है फिर हमें उसमें इलेक्ट्रॉन डालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास देखो क्लोरीन में एक बॉन्ड है, तो पहले तो हमें इसको एटम बनाने के लिए हाफ टाइम हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाए। अब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 2Cl एटम, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 Cl का गैसियस एटम। ठीक है गाइस, मान लिया आपने, होगी बात। ठीक है, बात समझ आ गई सबको। तो हमने ये तोड़ दिया तो Cl का गैस मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, गैसियस। अब क्या करो आप, अब इसको गैसियस आयंस को अगर आपको क्रिस्टल में चेंज करना है तो इस प्रोसेस में हमारे पास क्या रिलीज होती है गाइस, लैटिस एनर्जी। क्या डेफिनेशन बताई थी आपको लैटिस एनर्जी की, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। तो अगर मेरे को डेल्टा H फॉर्मेशन, मेरे को यहाँ पे डेल्टा H फॉर्मेशन लिखना है तो मैं वो हेस लॉ लगा दो, आप सबको ऐड कर दो, आप लिख दो डेल्टा H सब्लिमेशन, आप लिख दो गाइस आयनाइजेशन एनर्जी, आप लिख दो गाइस हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl बॉन्ड, ये लिख दो आप। ठीक है गाइस, प्लस आप लिख दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप लिख दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
और प्लस आप लिख दीजिए लैटिस एनर्जी, प्लस आप लिख दीजिए लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हर कंपाउंड के लिए, हर कंपाउंड के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन फॉर NaCl, तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सब्लिमेशन रिक्वायर्ड एनर्जी है तो ये तो प्लस होगा, आयनाइजेशन एनर्जी एक रिक्वायर्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एक रिक्वायर्ड एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजेंस के लिए नेगेटिव होती है तो एक नेगेटिव है, और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, वो है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप इसका फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस चाहते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि NaCl के केस में हमारे पास ये वैल्यू आती है नेगेटिव। क्या आती है वैल्यू? नेगेटिव। इसका मतलब ये बन सकता है आराम से, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम बोल देंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है गाइस? कैसा प्रोसेस है ये? स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, हम क्या बोल देंगे गाइस, ये है हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देंगे। तो हमारे पास जो NaCl कंपाउंड बनता है, उस जब वो बनता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू कंज्यूम। तो फिर अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब इसका नेचर होगा आयनिक। क्या नेचर होगा इसका? तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है गाइस, NaCl। अब सिमिलरली मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, AlF3 की। AlF3 का अपन बॉर्न हैवर साइकिल अब तैयार करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एल्यूमिनियम सॉलिड लिखो, फिर आप लिखो 3/2 F2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट, उसको चेंज करो आप AlF3 सॉलिड में। ठीक है गाइस, कर दिया। अब लिखो आप, तो ये तो हमारे पास डेल्टा H फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, अब लिखो आप, इसको पहले चेंज करो गैस में, Al गैस। कैसे करेंगे पता है आप लोगों को? हम देंगे सब्लिमेशन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम देंगे 3 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैं 3 टाइम्स क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो 3 टाइम्स आपको देना पड़ेगा, तो उससे बन जाएगा एल्यूमिनियम 3+ गैस। अब आपको फ्लोरीन में, हमें फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमें फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमें कितने एटम चाहिए फ्लोरीन के? हमें चाहिए गाइस 3 एटम्स। कितने एटम चाहिए हमें फ्लोरीन के? 3 एटम्स। ठीक है ना, हमें चाहिए 3 एटम्स। तो आप दे दो फिर 3/2 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ FF, 3/2 टाइम्स। ठीक है, तो जैसे आप दोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएंगे 3 फ्लोरीन एटम्स इन गैसियस फॉर्म। अब 3 फ्लोरीन एटम्स के लिए आपको देनी पड़ेगी 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, तो आपके पास बन जाएगा 3F- गैस। बना दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब ये गैसियस आयंस हैं, जब आप इनको कंबाइन करोगे तो हमारे पास कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? लैटिस एनर्जी। तो अगर मैं आपसे इसका डेल्टा H0 फॉर्मेशन पूछ लूँ इस पर्टिकुलर का, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, डेल्टा H सब्लिमेशन आप लिखोगे, और क्या लिखोगे आप गाइस? आप लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। 3 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे 3/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ FF, ये लिखोगे आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ FF, प्लस गाइस आप लिखोगे 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये लिखोगे आप। ठीक है, और क्या लिखोगे आप? प्लस लैटिस एनर्जी। तो अब आपको बताया था मैंने, तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर। अब मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि यहाँ पे AlF3 का हमारे पास आयनिक आया था। ठीक है, अब आयनिक क्यों आया था? इसका मतलब आयनिक होता है हमेशा, किसका मतलब डेल्टा H0F नेगेटिव आएगा, मतलब जितना रिलीज होगा, जितना खर्चा हुआ और जितना रिलीज हुआ, रिलीज हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हमसे बॉर्न हैवर साइकिल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बात बताऊं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि AlCl3, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे सॉलिड, AlCl3 सॉलिड, तो उसमें हमारे पास जो अब बॉर्न हैवर साइकिल से उसका डेल्टा H0F निकालोगे ना, वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है मतलब कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड नहीं आता है। मैंने बताया था ना आपको, AlCl3 अनहाइड्रस, AlCl3 सॉलिड, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, क्योंकि इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाय बॉर्न हैवर साइकिल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। क्लियर? बट अगर गाइस हम इसमें AlCl3 एक्वस की बात करें, तो फिर क्या होता है ना, जैसे सब स्टेप सेम होगा, आप यहाँ पहुँच जाओगे NaCl सॉलिड, फिर इसको एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ही
इसको एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको हाइड्रेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है हाइड्रेशन एनर्जी का, और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से जब एक्वस होता है तो ये डेल्टा एच नॉट एफ जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव आता है यूजुअली, वो आ जाता है नेगेटिव। तो फिर ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है आयनिक। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। तो मेनली अगर मैं नीट की बात करूं तो गाइस मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि आप करेक्ट ऑर्डर बताओ। अगर ये पूछा जाए कि AlF3 आयनिक क्यों है तो आप ये बताइए कि उसमें डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन नेगेटिव आता है क्योंकि जो रिलीज एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंज्यूम एनर्जी। और AlCl3 सॉलिड आयनिक क्यों नहीं है क्योंकि उसमें डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू बॉर्न-हैवर साइकिल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। और AlCl3 एक्वस आयनिक बन जाता है सरप्राइजिंगली बिकॉज उसको हमें हाइड्रेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अगर पानी में डालो तो उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन, जो ओवरऑल डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन को नेगेटिव कर देती है। ओके गाइस, तो ये था दोस्तों हमारे पास हमारा पार्ट 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग फॉर योर नीट। ठीक है, वी आर putting good amount of efforts, right? And I hope ki you are getting benefited from it. So if you like the content of this channel, do share and subscribe. Thank you very much.